पिछले कुछ महीनों के दौरान पश्चिम में यूक्रेन पर आक्रमण कराने की रूस की योजनाओं के बारे में लगभग लगातार खबरें और कवरेज रही हैं। Terror drills this morning. And this is a very dangerous moment. Stoking fears of an invasion. More than 2,000 troops, according to American intelligence, sent within the 24 hours. American citizens should leave now. 24 फरवरी की सुबह यह आशंकाएं अच्छी तरह से स्थापित हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रभावी रूप से यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की और रूसी सेना को देश पर आक्रमण करने के लिए अधिकृत किया। देश भर में और इस घोषणा से तुरंत पहले विस्फोटों की सूचना तुरंत दी गई। रूसी सेना ने लगभग 2 लाख सैनिकों को उनके टैंकों, तोपखाने के उपकरणों और फील्ड अस्पतालों के साथ अपनी सीमा के पार और कई अन्य लोगों के बेलारूस के अंदर यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के साथ जमा किया था। तुलना के लिए ये लगभग पूरे यूक्रेन सेना के समान आकार का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर हमला कराते समय भेजे गए सैनिकों के संख्या के बराबर है। यह निश्चित रूप से एक प्रभावी आक्रमण बल होने के लिए काफ़ी बड़ा है। इससे भी आगे रूसी सरकार ने यूक्रेन, दोनेत्स्क और लुहांस्क के अंदर 2 अलग अलग राज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है और दोनों के अंदर रूसी सैनिकों का आदेश दिया है। क्रीमिया में पहले से मौजूद रूसी सैनिकों को फैक्टरिंग करते समय आप जल्दी से देखना शुरू कर सकते हैं कि रूसियों ने यूक्रेन को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और अब जब युद्ध छिड़ गया है तो इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में देखे गए सबसे गंभीर संघर्ष को उजागर करने की क्षमता है। और इस पूरे समय हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और रूस यूक्रेन के साथ वास्तव में क्या चाहते हैं। इसका उत्तर निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेटेड है। आज जो पुतिन चाहते हैं उसकी ओरिजिन 3 डेकेड से अधिक पहले 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब सोवियत संघ का पहली बार कोलैप्स हुआ था। सदियों से इस घटना से पहले, चाहे सोवियत संघ के हिस्से के रूप में या रूसी साम्राज्य के आधुनिक देशों को हम आज रूस, यूक्रेन, बेलारूस और अन्य के रूप में जानते हैं, सभी एक ही देश का हिस्सा थे और उनके लोग बड़े पैमाने पर सभी के बीच चल गए थे। ये सभी स्थान अपनी साझा इतिहास से गहराई से और घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दशकों से उस इतिहास में व्यापक रूप से दुनिया के सबसे प्रभावशाली और दूरजे वैश्विक महाशक्तियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होना शामिल है। लेकिन यह सब 1991 के अंत में बदल गया, जब अचानक यूनाइटेड रशियन एम्पायर, जो सदियों से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में था, ढह गया और अपनी जगह छोड़ गया। 15 नई स्वतंत्र रिपब्लिक्स बचे हैं, जिनमें से सबसे बड़े रूस में पूर्व संयुक्त सोवियत संघ की आबादी का केवल आधा हिस्सा है और उसके पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो स्पेन की तुलना में केवल 1/3 आबादी वाला देश है, जो 18वीं सेंचुरी में एक महान शक्ति बनना बंद कर दिया था। यूरोप कॉन्टिनेंट पर 2 कंपीटिंग मिलिट्री अलायंसेस थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो, और पूर्व में वार्सो पैक्ट। रशिया ने इस प्लेन को ईस्ट जर्मनी के माध्यम से ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के न्यूट्रल रहने और यूगोस्लाविया को एक नॉन अलाइंड कम्युनिस्ट राज्य के साथ नियंत्रित किया। उस समय मॉस्को को नेटो के खिलाफ वास्तव में चिंता कराने वाले एकमात्र फ्रंट्स ब्लैक सी और सेंट्रल जर्मनी में नॉर्थ यूरोपियन मैदान में एक संकीर्ण रेखा के पार थी। सभी आसानी से डिफेंसिबल पोजीशन में हैं। इन जोग्राफिक फ्रंटियर्स के पार पश्चिम से सोवियत दुनिया का कोई भी आक्रमण इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होता। लेकिन 1991 से 30 वर्षों में स्थिति ड्रामेटिकली रूप से मॉस्को के खिलाफ में बदल गई है। आज ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गेरिया पूर्व वार्सो पैक्ट टेरिटरीज सभी नेटो का हिस्सा हैं और इनके साथ पूर्व रशिया रिपब्लिक्स लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया भी शामिल है। इस वास्तविकता ने नेटो की फ्रंट लाइन्स को पूर्व में काफ़ी आगे बढ़ाया है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई नई इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स ने अपने खुद के मिलिट्री अलायंस या CSTO नामक गठबंधन की स्थापना की और इसमें शामिल हो गए।
जिसमें यूरोप में रशिया, बेलारूस एंड आर्मीनिया शामिल है, लेकिन यूक्रेन नहीं है, जो एक न्यूट्रल जोन बना हुआ है। वेस्ट में नेटो और ईस्ट में CSTO के बीच। और अब इस लेंस के भीतर आप आसानी से देख सकते हैं कि यूक्रेन वर्तमान और हमेशा में मॉस्को के लिए एक कोर ज्योग्राफिक रुचि क्यों है। यदि यूक्रेन मॉस्को की कक्षा के भीतर है तो ये साउथ वेस्ट में कार्पेथियन पहाड़ों के लिए CSTO और मॉस्को की डिफेंसिव लाइन को बढ़ा देता है, और ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन में केवल पोलैंड की ईस्टर्न सीमा तक उनके संपर्क को कम कराता है, जबकि बाल्टिक स्टेट्स मैदानी इलाकों में स्थित है और CSTO फोर्सेस आसानी से कैलिनग्राड और बेलारूस के बीच नैरो सुवल्की गैप में तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें घेर सकते हैं और उन्हें रेस्ट ऑफ नेटो से काट सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ज्योग्राफिकल खतरा नहीं है। इसके विपरीत, हालांकि अगर यूक्रेन नेटो के सदस्य राज्य बन जाता है तो ये कार्पेथीय पहाड़ों से बहुत दूर और नॉर्थ यूरोपियन प्लेन का वाइडर सेक्शन में नेटो के सामने की रेखाओं को बढ़ा देगा और लगभग 2300 किलोमीटर की खुली क्षेत्र में नई डिफेंसिबल फ्रंट लाइन को रखेगा, जिसका बचाव करना बहुत कठिन होगा। सबसे पूर्वी भाग वोल्गोग्राड के केवल 300 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूर होगा, जिसे अगर लिया गया तो पूरी वोल्गा नदी बंद हो जाएगी और कैस्पियन सागर के आसपास से आने वाले रशिया के वैल्यूएबल ऑयल और गैस रिसोर्सेज को बाकी हिस्सों से काट दिया जाएगा, जैसा कि लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जब शहर को स्टेलिनग्राड के नाम से जाना जाता था। ये सब वास्तव में केवल शुरुआत है जो रशिया और पुतिन यूक्रेन से चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो वे चाहते हैं वह ऊर्जा है, जबकि उनकी ओवरऑल अर्थव्यवस्था स्पेन की तुलना में थोड़ी बड़ी है। रशिया एनर्जी रिसोर्सेज के लेंस के माध्यम से एक ग्लोबल सुपर पावर बना हुआ है, और ये विश्व रूप से तेल और गैस है जो रशिया की वर्ल्ड वाइड एम्बिशंस को समझने के लिए सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है।